पेपर भेजे ही नहीं थे 12। कौन सा पेपर? सीबीएसई का। सीबीएसई बोर्ड वाला भेज देंगे। सेट 3 सेट पेपर था आपका सीबीएसई पैटर्न में, वो चालू हो जाएगा, भेज देंगे हम। आज तीनों है, तीनों सेट आया है। मैथ हमको मिल गया है। मैथ मिल गया है। मैथ का ना, फिजिक्स का 3 सेट था, तो सेट 3 मुझे मिला था, सेट 2 एक लोग को, सेट 1 ऐसे करके था, दो लोगों को। एनीवे चलो, जो भी होगा बता देंगे तुम लोग को, देखना कैसे होता है पेपर। अब क्या है कि जो 35 नंबर आ जाएगा वही दिए थे। क्या चीज? अरे यार क्लास चलो अच्छा, मेहनत करोगे ना तो बहुत ऊपर तक जाओगे, इसमें कोई भी शंका नहीं होता है, ठीक है। और नहीं करने वाले के लिए बहुत समस्या है। चलो देखिए, हमारी नेक्स्ट टॉपिक चल रही थी निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र, है ना। यूनिवर्सल लाइन पर आपको क्या फाइंड आउट करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल लाइन पे निरक्षीय स्थिति पर, तो आपने कुछ ऐसे ड्रॉ किया था। एक बार ग्राफ और ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो फिर से एक नया ताजा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्या था ये? हमारे पास वैद्युत ध्रुवागुण था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या हमारा था? माइनस क्यू, है ना बेटा। और दूसरा क्या था? प्लस क्यू। इसके परपेंडिकुलर एक मैंने क्या रखा था? पॉइंट पी लिया था, जिसको लंबवत, और इसको इससे मिला दिया था इसके मध्य बिंदुओं से, जिसकी दूरी क्या थी? आर थी, डिस्टेंस आर था, ठीक है ना। अब क्या है कि इसको हम मिलाए थे पॉइंट पी को इस ए बिंदु से, और इसको मिलाया गया था किससे? बी बिंदु से। इसके बीच का डिस्टेंस कितना था? ये 90 डिग्री था, सॉरी, बीच का कोण जो था, एंगल। और ये डिस्टेंस जो था वो कितना था? 2l। तो ये l और ये वाला क्या था? l। ये r हो गया था। तो ये जो हाइपोटेनियस हमने जब जरूरत पड़ा था हमें निकालने के लिए कर्निश को, तो आपने निकाला था, तो क्या था? अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो जो ये था वही चीज़ क्या था? यहाँ पे था। तो हमने देखा था कि क्या हुआ था हमारे साथ कि जो ई ए की वैल्यू थी और ई बी की वैल्यू थी, उस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया था? इक्वल आ गया था। तो जब परिमाण दोनों का बराबर आया था, तो हमने क्या किया था कि इनका हमने क्या किया था? एनालिसिस किया था ना। एनालिसिस मतलब क्या? घटक किया था इनका, डिवाइड कर दिया था दो कोणों में या दो दिशाओं में, इसको क्या किया गया था? घटक किया गया था। और दोनों को मैंने कुछ इस तरह से दिखाई दिया था, साइन से और कास से। तो जब हम इसको थीटा डिग्री पे थीटा या थीटा का दो घटक जब मैंने किया था, तो बेटा क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर की तरफ था? ऐसे, और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ? नीचे की तरफ। इसको 2 मिनट के लिए मिटा दीजिए। तो घटक करने के लिए हमने क्या किया था? एनालिसिस करने के लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो लेंथ थी, इसके पर पैरेलल एक हमने क्या खींच दिया था? पैरेलल मतलब कि समांतर एक लाइन खींच दिया था। तो यहाँ पे दो घटक बढ़ गया था, है ना। और इसको मैंने क्या किया? थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लिया था। तो बढ़ाने के बाद इस लाइन पे और इस लाइन पे इसके द्वारा हमने दो ठो लंब डाल दिया था। लंब मतलब समझ रहे हैं ना क्या? लंब मतलब क्या? लंब इंग्लिश क्या कहा जाता है? देखो वाह, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया था यार, ठीक है। और वैसे ही इस पे, ठीक है ना, ऐसे ही इस पे, ऐसे इस पे। तो जब मैंने ऐसा कुछ किया था, तो इस वाले डायरेक्शन को देखो, दो घटक में बढ़ गया था। तो इस वाले डायरेक्शन को किससे हम दिखा रहे थे? जो कि यहाँ पे क्या था? ई बी के लिए था। ये ई बी था ना बेटा, और ये हमारा क्या था? ई ए था। तो दो घटक में ई ए को डिवाइड किया, ई बी को डिवाइड किया था, तो ये हो गया था साइन ई बी साइन थीटा, और ये वाला नीचे हो गया था ई ए साइन थीटा, ठीक है ना। और ये दोनों के दोनों किस पे थे? दोनों का ये जो घटक था, ये दोनों के जो थीटा एंगल से जो घटक बना था, एनालिसिस हुआ था, बनाना पड़ेगा टोटली, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कह रहे हैं कि एक बार समझ लीजिए इसको। तो जो आपने इस वाले को, क्योंकि ये जो था, ये वाली जो आपकी लेंथ है, ये क्या है? हमारा वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब क्षैतिज। तो क्षैतिज पे हमेशा किस थीटा की वैल्यू जो निकालते हैं, किससे निकालते हैं? कॉस से निकाला जाता है। तो ये भी क्षैतिज से है, ये भी क्षैतिज है, दोनों वर्टिकल थीटा पे था। तो दोनों की वैल्यू जो निकल के आया था, इसका था ई ए कॉस थीटा, और ऊपर वाले का क्या था? ई बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैंने देखा था कि जो दो मैंने एनालिसिस किया था इनका, तो एक उसमें से दिख रहा है दोनों के दोनों जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो थीटा की वैल्यू निकल के आ रही थी, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऊर्ध्वाधर।
ऊर्ध्वाधर लाइन पे जो दोनों का दोनों एंगल बन के आया था, उन दोनों की वैल्यू क्या थी, साइन में थी। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था, लेकिन इनका जो डायरेक्शन था, परिमाण सेम था, लेकिन दिशा क्या थी, अपोजिट थे। तो एक दूसरे को क्या करते थे, या तो संतुलित करते थे, मतलब बैलेंस करते थे, या तो एक दूसरे को निरस्त कर देते थे, कैंसिल कर देते थे। उसके बाद हमारी बची ये, इनका परिमाण मैग्नीट्यूड इक्वल है और इनका डायरेक्शन भी क्या है, इक्वल है। तो ये आपस में क्या हो गए थे, जुट गए थे। तो E इक्वल टू फाइनल जो हमारा निकल के आया था, परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र निकल के आया था, हमारा रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था, वो कितना था, P बिंदु पर EP इक्वल टू क्या निकल के आया था, EA प्लस EB। सही है ना। और इसकी वैल्यू आपने फाइनल कर लिया था, E इक्वल टू EA प्लस EA। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप जानते हैं कि EA की वैल्यू किसके बराबर है, EB की। तो EB की जगह पे आप EA लिख सकते थे ना, तो यहाँ से हो जाता था E इक्वल टू 2EA। अब EA की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते थे। देखिए यहाँ पे गलत चीज़ आपने लिखा था, टोटली क्या था, EA कॉस थीटा था ना, अब प्लस EB क्या था, EB कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों का, EA की जगह पे EB की जगह पे EA लिख देंगे, तो यहाँ से 2EA कॉस थीटा निकल के आता है। समझा के बात ना, ये चीज़ था। लाइन पूरा ही कर लीजिए, EA कॉस थीटा और EB की जगह पे क्या लिख लेंगे, EA कॉस थीटा। टोटल मिल क्या है, 2EA कॉस थीटा। क्लियर है इतनी बात। तो जब ये वाली वैल्यू आप कहाँ कहाँ घूम के आए थे, एक बार किए थे इसके द्वारा, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, बोलिए, गिवन बाई माइनस क्यू। क्या आपने किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था पॉइंट P पर। उसके बाद आपने इसके द्वारा निकाला था, तो EA की वैल्यू निकाला था, EB की वैल्यू निकाला था आपने। क्या हुआ अभिषेक, कहाँ मुड़ी नीचे करके देख रहे हो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए, मुड़ी नीचे मत करिए। देखिए एक चीज हमेशा याद रखा करिए, प्रसन्न रहने की कोशिश किया करिए। लेकिन होता नहीं है, बता दे रहे हैं, एक बार इसको पहले कर लिया जाए, उसके बाद बताते हैं आपको। सुनिए, बतियाना और समझाने में बहुत फर्क होता है, ठीक है चुट्टा। तो यहाँ पे आपने वैल्यू निकाला था, फिर क्या कहते हैं, इसके द्वारा जो आपने EA की वैल्यू निकाली थी, फिर EB की वैल्यू निकाला था आपने, फिर देखा था कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, बराबर था, परिमाण बराबर था। तो इनका हमने क्या किया था, घटक किया था। घटक करने के बाद आप तमाम प्रकार की बातें लिखे थे, लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचे थे। क्लियर है। अब इतना न करते हुए हम डायरेक्ट चाहें तो EA cos थीटा 2EA cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा सा उसको देखा जाए, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसको समझिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा शॉर्ट मेथड। कौन सा मेथड, शॉर्ट मेथड। यहां से करते हैं, ठीक है, शॉर्टकट मेथड है आपका इसको निकालने के लिए। बस आपको एक लॉन्ग वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 3 नंबर का दे दिया तब, 3 नंबर का दिया तब वही वाला कर लेगा जो समझ में आए। मैं बता दे, 2 तरीके हैं, दूसरा तरीका कोई जल्दी बताता नहीं है, पहला तरीका भी आप आगे बढ़ जाता आदमी, ठीक है, निरीक्षी के लिए। तो हम दोनों बताते हैं, उसको आप समझिए, दिमाग में बैठे। जरूरी नहीं कि सबका दिमाग एक जैसा होता है, ठीक है, सबका दिमाग अलग अलग होता है। आप जो चीज़ समझ पाते हैं, मेरी बात, जरूरी नहीं कि वो सामने वाला भी उस चीज़ को समझ पाए। तो दोनों तरीका जरूर आजमाया करिए। जैसे न्यूमेरिकल आप लगाते हैं, अगर नहीं आया तो कई प्रकार से आ सकता है न्यूमेरिकल। मैथ का न्यूमेरिकल तो कई टाइप से आप लगा सकते हैं, आपकी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो तीनों तरीका में से कोई भी एक तरीका आप समझ सकते हैं इसमें। चलिए देखिए, आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू निकाला था आपने ना, परिणामी सदिश आपने निकाला था लास्ट में आके। तो चलिए, तो जो परिणामी सदिश का जो फार्मूला होता है, ठीक है, तो यहां से लिखते हैं परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है बेटा ना। इससे इंग्लिश सही हो रही है ना। बहुत बच्चों इंग्लिश, जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं, इंग्लिश पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं। सब कहते हैं कि अरे यार क्या ये कम थ्योरी है कि उस पर फोकस किया जाए। इसलिए साथ में रहने से ये आपका जरूर बेनिफिट है। मान लीजिए कि सीबीएसई में एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, दोनों रहता है, हिंदी में लिख सकते वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, आप हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों लिख सकते हैं। नहीं, ये सब क्या आए। तो देखिए, जब भी अगर हमें परिणामी सदिश निकालना होता है, 2 सदिशों का जब परिणामी सदिश निकालते हैं हम,
तो वहाँ पे आपका फार्मूला होता है नीचे से लिखा जाएगा, जो फार्मूला होगा R इक्वल टू वेक्टर, ठीक है बेटा, R इक्वल टू वेक्टर हो जाएगा, अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, ठीक है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो वैसे ही आपके पास दो सदिश है, टू वेक्टर्स है, एक है हमारा ए कास थीटा, दूसरा क्या है ए बी कास थीटा, है ना। तो यहाँ से निकालिए आर इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 2EA कॉस थीटा। ये बात क्लियर हो गई आपको। और आर की जगह पे हम क्या रखेंगे बताइए, परिणामी निकालना था ना, तो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ईपी भी लिख सकते हैं क्योंकि पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, तो वैसे ही आप ई की पी लिखो, ईपी लगाओ या तो ई रहने दो, ठीक, जो भी आपको समझ में आएगी। नहीं हाँ लिख लो, चलो। तो ईपी की वैल्यू फिर यहाँ से क्या होगी, तो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं भाई कि ईए की वैल्यू किसके बराबर है ईबी, तभी तो आपस में जुट रहा है, बोलिए। और ईए की वैल्यू ईबी के बराबर भी था, पीछे यहाँ पे हमने देखा भी था, और दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसलिए हम इसका परिणामी सदिश को मैंने आपस में ऐड कर दिया। तो ई और ईबी की वैल्यू समान है, तो ईबी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चा ई ए का स्क्वायर प्लस ई ए का क्या स्क्वायर प्लस 2EA फिर ई ए, ईबी की जगह पे क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। जहाँ ईबी था वहां भी मैंने क्या कर दिया ई ए कर दिया। अब यहां से ईपी की वैल्यू क्या निकालेंगे आप, अब देखिए 2EA स्क्वायर हो गया, ए की स्क्वायर दूसरा ई ए स्क्वायर, 2EA स्क्वायर हो गया प्लस 2EA, यहाँ पे देखिए 2A स्क्वायर 2A हो जाएगा ना, 2EA cos थीटा, 2 से 2 क्या 2 से 2 नहीं सर सही है, 2E स्क्वायर A cos थीटा, सही तो है यार। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे EA है और यहाँ भी क्या है EA है, तो दोनों EA क्या हो जाएगा EA स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और cos थीटा। देखिए ये EA था, ये भी EA है, दोनों मिल जाए तो EA स्क्वायर, तो 2 पहले से ही था, तो 2EA क्या हो जाएगा 2EA स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ से बताइए कि EP इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2EA स्क्वायर है, ये भी 2EA स्क्वायर है, तो कॉमन निकाल लिया जाए दोनों में से, इसमें भी 2EA स्क्वायर है, इसमें भी 2EA स्क्वायर है, तो कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2EA स्क्वायर, आपने क्या कर दिया बाहर कर दिया, बोलिए हमारे, हाँ ये बचेगा अंदर है, सही है ना, इतना अंदर क्या बच जाएगा, जब इसमें सब निकल गया तो क्या बचा एक प्लस अंदर क्या बचा कॉस, ठीक, कोई दिक्कत है। यहाँ से ये स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, तो इसमें से निकाल देते हैं, यहाँ एक बच गया और अंदर क्या बचा कॉस थीटा केवल रह गया, ठीक है। 1 इंटू कॉस थीटा, तो 1 की वैल्यू तो होती नहीं है, लेकिन जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ तो हम रखेंगे ही जरूर, तो 1 प्लस कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हो गया, डेरिवेशन समझ में आया। कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछेगा सर ये दिक्कत है, जबरदस्ती नहीं, हाँ ओके। अब क्या है कि ईपी इज इक्वल टू, एक फार्मूला यहाँ से बनेगा आपका, जो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे पहले हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, जब इतना आप कर लीजिएगा ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेगी। फार्मूला होता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक चीज गलत हुआ है, देखिए सॉरी, फार्मूला यहाँ से गलत मैंने किया था, जो थीटा है वो थीटा नहीं, क्या हो जाएगा 2 थीटा बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो डायरेक्शन, ये भी थीटा है और क्या है ये भी थीटा, तो इन दोनों के थीटा को यहाँ पे रखा जाएगा, 2 तो cos थीटा हो गया ना, तो cos 2 थीटा ऐसे लिखा जाता है। तो ये चीज़ हमारे पास गलती था और कुछ नहीं, सब सही है।
सब कुछ सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो cos 2 थीटा की जो वैल्यू होती है यहाँ से हम लिख लेंगे, ठीक है ना। जैसे 2 हमारे यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे क्या बच गया है cos 2 थीटा। तो यहाँ पे फार्मूला आपका बच्चा हो जाएगा कि cos 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो होता है 2 cos स्क्वायर, ठीक है, थीटा माइनस 1। ये आपको पढ़ाया जाएगा इंटर में मैथ में। ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा की 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो जो बायोलॉजी से हैं तो वो तो थ्योरी पे विश्वास करेंगे, जो पहले आपने थ्योरेटिकल किया है। जो मैथमेटिक्स होते हैं वो सोचेंगे कितना जल्दी आसान करके फाइनल ला दूँ मैं, समझ रहे हैं ना बात को। तो ग्राफ तुरंत एनालिसिस करेंगे, सब फट से बना के ला देंगे सब, इतना ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी। हाँ वहीं से आप कर सकते हैं, फट से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं काटेगा। देखिए एक बात सुनिए, जब आप डेरिवेशन पहले से जानते हैं कि क्या हो सकता है, कॉपी चेक करने वाला भी, जैसे कि देखो यहाँ मेथड अप्लाई किया जाता है, बस मेथड अप्लाई कर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि अब आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इतना डीप कॉपी चेक नहीं होगी आपकी बोर्ड एग्जाम के, मतलब वो बस डीप का मतलब हो कि नॉलेजेबल टीचर ही चेक करता है कॉपी, ऐसे तो नहीं कुछ भी कोई भी जाके उठा के चेक करते हैं। तो कभी भी चेक करेगा तो समझ जाएगा कि उसने क्या लगा रखा है, क्यों ये इसका अप्लाई किया। ग्राफ बना दीजिए, इसको दिखा दीजिए, ग्राफ बनाएंगे तो ये सब दिखाएंगे ना, ये सब चीज़ों को समझ जाएगा कि क्या किया इस बंदे ने तुरंत। तो यहाँ पे रख दीजिए, पुट कर दीजिए, क्या होगा ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट 2EA स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 क्या हो गया, अंदर क्या बचा ई पी इक्वल टू, ए बेटा इसका मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, ये ना प्लस था इसके साथ, ये तो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ई ए स्क्वायर बोलिए और cos स्क्वायर थीटा, यही बचा ना, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 2 दूना के 4, ये ई स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि ईपी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, 2 दूना के तो 2 का वर्ग, ई स्क्वायर का वर्ग, cos स्क्वायर का वर्ग, तो बाहर क्या निकल के आ जाएगा 2EA cos थीटा। बोलो ये निकाले थे कि नहीं निकाले थे परिणामी सदिश की वैल्यू, है पहले समझिए इसको, आपने इसको निकाला था कि नहीं निकाला था, ई पी इक्वल टू 2EA cos थीटा। और निकालने के बाद फिर आपने यहाँ से डेरिवेशन चालू किया था, याद करिए, यहाँ तक निकालने के बाद आपने cos थीटा की वैल्यू निकाली थी, याद है, बोलिए हेलो, cos थीटा की वैल्यू निकाला था, याद है, कहाँ से, लंब बटा आधार से, लंब बटा आधार कि कर्ण बटा आधार, क्या आधार बटे कर्ण, कैसे निकाल रहे थे, आधार बटे कर्ण था ना, एल अपान में आए क्या था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ई ए की वैल्यू आप समीकरण 1 से रखे थे, याद करिए। यहाँ से आप चाहें तो सोल्यूशन यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ से ई ए की वैल्यू आप निकाले थे समीकरण 1 से, हाँ विकास नहीं आ रही है, ई ए की वैल्यू क्या यहाँ से रखे थे आप 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ से क्या था क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, याद आ रहा है ना, बोलिए। और यही वैल्यू आपने पुट किया था ई ए की जगह पे, और cos थीटा की वैल्यू रखा था आपने एल स्क्वायर अपान में, याद करिए एल अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बोलिए। और यहाँ पे क्या था 2 रख दिया था आपने ना, तो ई पी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 2 इंटू कर सकते हैं ना, तो 2QL मतलब पी की वैल्यू रखा था आपने, और यहाँ से आपने क्या निकाला था ई पी इक्वल टू क्या हो गया था 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2QL की जगह पे क्या रखा था आपने P, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना था 1, और इसके पावर जब अंडर रूट हटा तो 1/2, तो टोटल क्या निकल के आया था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना था 3/2। अब इस स्थिति में क्या था आर की पावर कितना हो गया था 3 हो गया था ना, क्या, अरे यार बीच का डेरिवेशन छोड़ो, मैं 60 कर बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में भाग रहे हो, तुम तो कर ही चुके हो। इसको समझो ना डायरेक्ट कितना था, इसको सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा 3/2। आगे ना फार्मूला कितना आसान हो गया, यहाँ से क्या डायरेक्ट इसको डेरिवेशन कर दिए, तो शॉर्टकट में पूछेगा, जैसे देखो ये 3 नंबर का है, ठीक ना, तो 3 नंबर का है, तो ऐसे आप फट से करके काम ग्राफ बनाइए,
ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाने के बाद डायरेक्टली आप तो निकालिए उसको कर देंगे। बड़ा वाला कर देंगे तो दिक्कत नहीं। बड़ा वाला क्यों अपना समय बर्बाद करेंगे, समय भी तो है ना, कम है वो भी तो देखना है। और उसके बाद अगर लॉन्ग में है 5 नंबर में पूछा है 7 नंबर पूछा है तो पूरा अपना डेरिवेशन, इसमें 5 नंबर तक पूरा लॉन्ग में करना है, 3 नंबर पूछता तो ऐसे करना। चेंजिंग नहीं ना करता है सर। हाँ क्या चीज? इसी तरह आता है ना। हाँ सेम यही रहता है, क्यों बदलेगा, क्या बदलेगा इसमें, कुछ नहीं बदलेगा। न्यूमेरिकल बदलता है, अभी न्यूमेरिकल 2 ठो करवाएंगे इस पे। माने डेरिवेशन जितना कराएंगे वही कर सकता है। बिल्कुल। देखो एक चीज हमेशा बार बार कहते हैं कि कभी भी भैया उदास मत रहा करिए, जैसा हम करते हैं वैसा हमें क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है उस चीज़ों को, ठीक है। उदास रहने से कुछ होने वाला नहीं है, जो कल होना है वो तो होके ही रहेगा। अब कल क्या होगा उसका अच्छा करने के लिए, मतलब कल हमारा अच्छा हो उसके लिए हम परिश्रम तो कर सकते हैं। 2 चीज़ होता है, कर लीजिएगा, 2 चीज़ होता है, सुनिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे कि किसी चीज़ से उदास भी नहीं होना चाहिए, कि मान लीजिए कि हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। अब तो जैसा नहीं सोचते हैं वैसा हो जाता है, तो जैसा सोचते थे अगर वैसा हो गया तब तो मिठाई बंटवाओ, है ना, खुश हो जाओ। और जैसा तुम सोचे थे वैसा ना हो गए, किसी और के हिसाब से हो गया तो और खुश हो जाओ, कि तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी और का तो सोचा हुआ हो गया वहाँ पे। क्योंकि जो होता है ना ऊपर वाला पहले से क्लियर कर दिया होता है। जो तुम जो मानते हो, खुदा मानते हो, भगवान मानते हो, मानना तो चाहिए क्योंकि एनर्जी होती है। तो यही चीज़ है। अब दूसरी चीज़ ये है कि भगवान कहता है कि कर्म करिए, ठीक है ना, मोह माया के चक्कर में मत पड़िए। आपके सर मोह माया तो है तब तो हम सब सन्यासी बन जाएं। सन्यासी बनने से मोह माया नहीं त्याग होता है। मोह माया का मतलब ये है कि जैसे आप मोबाइल हमेशा यूज करते हैं, आप बेमतलब का काम करते हैं, आप टाइमली कोई मतलब आपके लिए समय कोई मायने नहीं है। अगर आप बिना समय के अगर आप अपोजिट चल रहे हैं तो वो मोह माया में फंसे हुए हैं आप। समय को समझिए, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय के हिसाब से चलने की कोशिश किया करिए। समय के खिलाफ अगर चलिएगा तो दिक्कत होगा। समय आपका है फिलहाल में कि नहीं मैं अगर 11 में हूँ तो 11 की पढ़ाई करनी है, किस हिसाब से करनी है वो उसको समझिए। और 12 में आ गए तो जानते रहिए क्योंकि पढ़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। आप पढ़िए, नहीं समझ रहे हैं, नहीं पढ़िएगा तो कल के लिए बड़ी आपके लिए मुसीबतें उठानी पड़ जाएंगी। अभी तो नहीं समझ में आता है फिलहाल में, अरे चलो हो जाएगा कोई बात नहीं, देख लेंगे जो होगा। लेकिन जब आप जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके सामने समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और बस एक बात ज़रूर सोचेंगे कि यार काश मैं पढ़ लिया होता, ये जरूर। इसलिए समय का दुरुपयोग मत करिए, उपयोग करिए, ठीक है, सदुपयोग में लाइए। इसको कर लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल लगवाते हैं, ठीक है, इसको करिए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, तो क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों पर, ठीक है ना, एक्सियल पोजीशन और क्या इक्वेशंस, क्या इक्वेशंस पॉइंट्स, ठीक ना, उस पर हम दोनों पे करते हैं। इक्वेशंस लाइन जो था हमारा, लिखिए प्लस माइनस, मन लिखेगा, हम इंग्लिश लिख दे रहे हैं। प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम, प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश प्लस माइनस, पहले लिख लीजिए, उसके बाद लिखवा देंगे। प्लस माइनस 2 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश, 2 आवेश एक दूसरे से 5.0 mm दूरी पर स्थित है। अग्नि तत्व, वायु काट दो बेटा। ब्रह्म तत्व, व्योम तत्व, विष्णु स्थित है खड़ी पाई द्विध्रुव के अक्ष के मध्य, द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु O से अक्ष के अभिलंबवत, मध्य बिंदु O से अक्ष के अभिलंबवत
अभिलंबवत ओ से गुजरने वाली रेखा से, ओ से गुजरने वाली वाली रेखा से रेखा से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु, स्थित किसी बिंदु बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। Q पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। इंग्लिश लिख लीजिए इसका। टू चार्ज ऑफ plus minus 10 microcoulomb are located at a distance of 5.0 mm from each other. Find the electric field at a point Q situated at a distance of आप लगाते रहिए जो पीछे हो गया जिसका डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन passing through the midpoint O of the axis of the dipole and लिखो बेटा, बात नहीं, and normal to the axis निकालिए जल्दी। सबसे पहले ना कि देखा जाता है कि पूछ क्या रहा है, ठीक है, और पूछने के बाद मुझे निकालना क्या है और दिया क्या क्या है। तो चलिए लगाते हैं, हम समय नहीं गंवाया जाएगा, लगाया जाएगा फट से। चलिए देखिए, बोल रहा है ना कि प्लस माइनस क्या दिया था 10 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं 5.0 सेंटीमीटर। चलिए कर दिया जाए इसको, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, किस पर निकालना है भाई, देखो दूरी पर स्थित है द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु O से अभिलंबवत। जब अभिलंबवत निकालना है आपको तो 100% अक्षीय स्थिति की बात कर रहा है, किनारे निरक्षीय स्थिति बात कर रहा है, निरक्षीय की बात कर रहा है ना। तो देख लीजिए, खुद देख लीजिए, इसको बना लो, पहले ग्राफ को बनाओ, उसके बाद देखो दो आवेश है हमारे पास, इधर क्या होगा -q, इधर क्या है हमारा +q। इतनी बात क्लियर है। ये ए पॉइंट कर लीजिए, इसको क्या कर लेंगे, ए पॉइंट कर लीजिए। एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित है भाई 5.0 mm पे, ठीक है ना। इतना करेंगे, पहले इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। इतना 5.0 mm के डिस्टेंस पे क्या है, ये सब स्टेबल है। अब क्या करना है आपको कि मध्य बिंदु O से इसका पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट O हो गया।
कि अभिलंबवत ओ से गुजरने वाली रेखा से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यहां से एक रेखा गुजारेंगे जो कि अभिलंबवत होगी। अभिलंबवत मतलब क्या है, इसके परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। तो इसकी किसे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं ना इसकी लंबाई को। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पर। हमें इस पॉइंट पे निकालना है क्या, इस पे क्या है क्यू है ना, यहाँ पे क्यू है और इसी पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और इसकी वैल्यू कितना है, दोनों का सेम वैल्यू है ना, माइनस के लिए माइनस 10 माइक्रोकुलम हो जाएगा, बोलिए। इसके लिए क्या हो जाएगा प्लस 10 माइक्रोकुलम, प्लस माइनस में दिया ही है। अब यही आपका पूरा ग्राफ था। देखो भैया ऐसे ही न्यूमेरिकल लगाते हैं, जो लिखा था मैंने यहाँ पे आपके सामने बना दिया। अब प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना, जैसे आपका करना पड़ेगा, जैसे आपको अच्छा लगे। अब आपके लिए आसान हो जाएगा ना, आपके सामने पूरा ग्राफ दिखने लगा। अब फार्मूला इसके लिए आप लगा जानते ही हो क्या होता है। तो ये आपको एक निरक्षीय स्थिति का ग्राफ दिख रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इक्वेशंस का इक्वेशन लाइन दिख रही है ना आपके सामने, इसी पे आपको निकालना है। तो फार्मूला आपके पास पता ही है। अब देखिएगा, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कि माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 10 माइक्रोकुलम है ना, बोलिए। तो 10 माइक्रोकुलम है तो प्लस माइनस सीधे लिख दो, प्लस माइनस सीधे लिख दो। प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलम दोनों का दिया है, इसको जब आप चेंज करिए किसमें, कुलाम में ना, तो क्या कर देंगे इसके साथ 10 × 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा, कुलाम हो जाएगा। प्लस माइनस क्यू की वैल्यू निकल के आ गया। बीच का 2L की वैल्यू दिया है, देखिए 2L की वैल्यू दिया है ना, 5 mm दिया है ना। तो 5.0 mm को चेंज करेंगे मीटर में, मिलीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, तो क्या करते हैं हम 5 × 10⁻³ मीटर कर देंगे। क्लियर है। अब जब इतनी छोटी वैल्यू है तो इसको अगर हाफ करिएगा तो ये कितना छोटा वैल्यू हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, काफ़ी छोटा हो जाएगा ये। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं हम देखेंगे ना कि आर की उपेक्षा, मतलब इसके कंपैरिजन हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आर है ना, इसकी डिस्टेंस काफ़ी देख लो 15 सेंटीमीटर है, इसका केवल 5.0 mm में दिया, काफ़ी छोटा दे दिया। तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उपेक्षा करेंगे। देखिएगा सेकेंड वाला फार्मूला लगेगा, ख्याल से। दो फार्मूला बोले थे ना, एक था r² + L² की पावर 3/2 और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा क्या था, सोचिए क्या था दूसरा वाला, सेकेंड वाला फार्मूला हमारा। तब तक देखते रहिए, हम इधर बता रहे हैं आपको। यहां से हो गया ये चीजें। निकालना क्या आपको, क्यू पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना आपको इस पॉइंट पे। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो जो दे दिया है, अब यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। चलिए इधर करते हैं। तो इस चीज को हम लिखेंगे बेटा, ठीक है, अपने शब्दों में। छोड़िए इसको, चलिए लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ किस पे, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है आपको ना, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल हो जाएगा ना, टोरियल क्या लाइन ना, बस रहने दीजिए, सही है। इक्वेटोरियल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मतलब क्या बेटा आपका ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र, या ऐसे लिख लीजिएगा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र। ये है आपका। तो यहां से फार्मूला लगाया जाए, क्या फार्मूला हो जाएगा, बोलिए बताओ। दो फार्मूला तुम्हारे पास था, एक फार्मूला तुम्हारे पास जो था, जो कि आपके सामने कुछ देर पहले हमने लिखा। सेकेंड वाला फार्मूला जो आपने उपेक्षा करके नेग्लेक्ट करके लिखा था, वो क्या था फार्मूला, बताइए अपने कॉपी में देखिए। स्टूडेंट क्या चीज,
देखो सुनो, तुम्हारे पास दो फार्मूला था, जो आपके सामने ये सब चीज़ें आप अवेलेबल हैं। देखो इधर देखो, छोड़ो, समझ गए कि कितना तेज हो जाते हो लोग। E इक्वल टू था फार्मूला 1/4πε0 P/में जो बेटा अब था R² + L² का होल क्यू था, 3/2, ठीक है ना, यही था ना। अब एक्चुअल क्या है कि बेटा यहाँ पे R की जगह देख रहे हैं कि L की वैल्यू काफ़ी छोटी हो जा रही है ना। ये पूरा डिस्टेंस 5.0 mm है, अब उसका आधा करोगे तो 2.5 क्या हो जाएगा mm इसका और 2.5 mm इसका, तो काफ़ी वैल्यू छोटी हो जाए। ये mm में दिया 2.5 mm बहुत छोटी है, ये क्या है सेंटीमीटर है, दोनों में बहुत डिफरेंट आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, L की वैल्यू क्या कर दिया जाएगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब L की वैल्यू नेगलेक्ट करेंगे तो एक नया फार्मूला आपका बन जाएगा, E इक्वल टू क्या 1/4πε0 P/में R की पावर कितना हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q बचेगा ना। तो चूंकि P की वैल्यू पूरा ओपन करें, क्योंकि यहाँ पे 12 की वैल्यू भी दिया है ना और Q की वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे P को पूरा ओपन कर लीजिए। तो E इक्वल टू इसको हम या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 1/4πε0 P की जगह पे क्या लिख देंगे 2QL, बोलिए, या ऐसे इसको लिख दीजिएगा Q इंटू में 2L और नीचे हो जाएगा RQ। अब इसको सॉल्व करके आएंगे घर पे, हम सेटअप कर देंगे तो हम आंसर बता देंगे क्या आएगा। आप लोग बढ़िया से डेरिवेशन करके आइएगा, गलती नहीं। E इक्वल टू, या आंसर कल ही बताएंगे, देखते हैं किसका किसका आंसर हो सकता है डिफरेंट है आपका। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0, बोलिए भैया, इंटू में Q की वैल्यू 10 और 12 की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻6 है ना, और 12 की वैल्यू बताइए 5 इंटू 10⁻⁻3 में। देखिए इसकी भी वैल्यू को चेंज करिए, R की वैल्यू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, मीटर बदल दीजिए 15 गुणे में 10 के पावर क्या -2 मीटर, 15 इंटू 10⁻2 मीटर होगा ना। और नीचे तब यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 10⁻2 पावर क्या हो जाएगा 3 होल स्क्वायर है, होल क्यों है ना इसका, बोलिए। अब यहाँ से इसकी वैल्यू भी रख दीजिएगा, E इक्वल टू नीचे लिखते हैं, E इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 दी पावर क्या बेटा 9, 1/4πε की जो वैल्यू थी, और इंटू में 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻3, और नीचे देख लो 15 इंटू में 10⁻2, 3 बार लिख दें, 15 इंटू 10⁻2 और 15 इंटू 10⁻। सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करके आइएगा। इतना लिख लीजिए, इतना कर लीजिए, करिए अपने हाथों से करिए, सॉल्यूशन करिए तब। कैसे वीडियो काट कर, कैसा वीडियो काट के, सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए बताते रहें। ऐसा एक और क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, भेजेंगे। और अब आपकी जो ऑनलाइन क्लास जो भी होगी, आपका भी क्लास होगा वो 1 हफ्ते बाद, फिर संडे को लेंगे, ठीक। कापी भी बढ़िया से चेक कर लेंगे तब। और डेली आपको ऑप्शनल क्वेश्चन, ठीक है ना, जैसे ऑनलाइन भी चढ़ाएंगे ऑप्शनल, ठीक है ना, ऑप्शन इस पर भी चढ़ाएंगे, उस आपको भेजेंगे भी ग्रुप में, उसको डेली लगाइएगा, कोशिश करिएगा अधिक से अधिक करने की कोशिश करो। क्वेश्चन जितना क्वेश्चन से फाइट करेंगे आप, उतना आप इंक्रीज करेंगे अपने आप में। क्वेश्चन से भागिएगा, ठीक है ना, उतना ही आप क्या करेंगे, पीछे हटते चले जाएंगे। जैसे कि देखो मैं अपनी वास्तविकता बता रहा हूँ, ठीक है। अब कल क्लास लेंगे, ठीक है ना, चलो बंद करो।